अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के शुरू होते ही शायद पाकिस्तान के सियासतदानों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है। मरियम नवाज शरीफ की शाखर्चियों का जिक्र करेंगे, सस्ते बाज़ारों का दौरा कर रही हैं और आटे, दाल, सब्ज़ी, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज के दाम पूछ रही हैं और इसी वजह से इन सब अशिया की चीज़ें मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सवाब दरैन हासिल किया है। जरदारी बड़ा खिलाड़ी है। तमाम मौजूदात पर बात करूंगा। बड़ा ख़ास व्लॉग होगा ये, मेरे साथ जमे रहिएगा। न सिर्फ जमे रहिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मरियम नवाज साहबा ने अनथक मेहनत शुरू कर दी है। अपने हेलीकॉप्टर का खर्चा वो खुद बर्दाश्त करेंगी। सस्ते बाज़ारों के दौरे किए हैं। मरियम नवाज जहाँ भी जाती हैं उनका एक प्रोटोकॉल है। उनके साथ 50-60 गाड़ियाँ, ये तो मामूली बात है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसके अलावा सुबह 3 से 2-3 घंटे मरियम नवाज साहबा को मेकअप के लिए उन्होंने 4-5 खवातीन रखी हुई हैं जो उनका मेकअप करती हैं। उनकी लिपस्टिक्स, उनकी इधर लगाने वाली क्रीम का मुझे नाम नहीं आता, ऐसी क्रीमों को क्या कहते हैं, नाखनों पे लगाने वाली लिपस्टिक, होंठों पे लगाने वाली नाइल पॉलिश। अब मैं यार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पसमानदा पेंडू हूँ, मुझे नहीं पता कि ये खवातीन लिपस्टिक कहाँ लगाती हैं, नाखन पॉलिश कहाँ लगाती हैं। मरियम नवाज ने नाखन बड़े किए हैं और बड़े माशाअल्लाह जानदार अंदाज में, बड़े शानदार अंदाज में शाही प्रोटोकॉल के साथ आलू टमाटर खरीदने जाकर स्वाब दरैन हासिल करती हैं। और उन्होंने ये मशक की है गुज़श्ता 2 दिनों में। अच्छा, उनकी इस मशक का असर ये हुआ है कि तमाम चीज़ें सस्ते दामों में मिल रही हैं। रोज़ेदार अय्याशियाँ करें, सस्ते फल, सस्ती सब्जियाँ खाएं पिएं, मौज उड़ाएं। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। मुझे बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। आपके शहर में कई चीज़ें महंगी तो नहीं मिल रही। मैं जिस शहर में रहता हूँ शायद ये पाकिस्तान का शहर नहीं है, मैं पाकिस्तान से बाहर के किसी शहर में शायद रहता हूँ। यहाँ पर वैसे खाने पीने की चीज़ें मुझे महंगी नज़र आ रही हैं। टमाटर, प्याज, सब्ज़ी, फल जो भी हैं खाने, एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ख़ानदान की जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ख़ास तौर पर खाने के हवाले से, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पीना पड़ेगा, उसके बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते। तो खाने के लिए जो चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, मेरे शहर में उनके दाम बढ़े हैं। बहरहाल पंजाब से खबरें ये हैं कि लाहौर में मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ की बरकत से चीज़ें कम दामों पर लोगों को मुयस्सर हैं। आप बताइएगा। अब मैं आता हूँ मरियम नवाज साहबा के बारे में। मैं यही कहूँगा आखिर में कि जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। अब मैं आता हूँ बहुत ही अहम जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में। अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और मुलाकात ही नहीं हुई, मुलाकात के बाद नून लीग के रस्तू के साथ खड़े होकर, रस्तू से मेरी मुराद एहसन इकबाल है। वो रस्तू तो छोटा आदमी था, रस्तू कोई स्कॉलर तो नहीं था, रस्तू इतना पढ़ा लिखा नहीं था। वो हमारी तरह का, मेरी और आपकी तरह का आम सा आदमी था और उसने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया सियासी हवाले से, रस्तू ने उसने आम आदमी को अपना मौजू बनाया, आम आदमी के बारे में बात की। आम आदमी आप एक मुल्क में कैसे रह सकता है और आम आदमी ईमान इक़्तिदार तक कैसे जा सकता है और ईमान इक़्तिदार वालों का आम आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें रस्तू की फ़िलासफ़ी में मिलती हैं। और ऐद हाज़र में ज़ाहिर एहसन इकबाल से बड़ा रस्तू कौन हो सकता है, बहुत बड़े रस्तू हैं। तो एहसन इकबाल ने और अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें क्या कहते हैं, उसने जो कुछ कहा सटपटाने वाली चीज़ है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया अली अमीन की नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान की भी मर्ज़ी शामिल थी या नहीं थी, क्योंकि अली अमीन को जिन 90 लोगों ने वोट दिया है वो तो पीटीआई के हैं, केपीके में। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक शख्स ने, जो कि वो कहते हैं JUI से ताल्लुक़ रखता है, कुछ कहते हैं कि नून लीग से है, कुछ कहते हैं कि JUI का बंदा है, लेकिन भरी रकूम दी गई है उसे
कुछ तो JUI की लीडरशिप को भरी रकम दी गई है कि अली अमीन गंडापुर पर यह कैस करे। 735 कनाल अराजी का कोई तस्करा है डेरा इस्माइल खान में कि वो उन्होंने अपने असासों में ज़ाय नहीं की, लिहाजा उन्हें नाअहल किया जाए और वो अहल नहीं रहेंगे। उसके बाद शायद अली अमीन गंडापुर का स्टांस तब्दील हुआ है। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की हल्फ बरदारी की तकरीब में, इवन के असवजादारी की भी हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत तक नहीं की थी और बड़ा सख्त स्टांस लिया था। और KPK के हकूक के हवाले से उनका ये स्टांस KPK के लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया था और इसे वेलकम भी कहा था। साडा हाथ इथे रख, साडा हाथ इथे रख, साडा हाथ इथे रख, ये नारे भी लगाए थे। और उन्होंने शुरू में यह कहा था कि मरकज में बनने वाली हुकूमत क्योंकि इलीगल है, गैर आनी है, गैर अखलाकी है, लिहाजा एक गैर आनी इलीगल सेलेक्टेड हुकूमत से मैंने कोई रवाबत बढ़ानी ही नहीं है, ना उनसे मैंने बात करनी है ना कुछ। लेकिन मुलाकात हुई और ये सब कुछ हो गया। अब ये अंदर की कहानी क्या है, इस हवाले से कुछ दोस्तों का तो ये कहना है, मैंने जो देखा ट्विटर पे, ये मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों की राय को देख के उनकी राय के तनाजर में मैं अपनी राय भी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर का स्टांस अचानक कैसे बदला। पहले ये था। इस हवाले से एक बात तो यह है कि इस वक्त PTI के खिलाफ रियासती जबर इस कदर बढ़ चुका है कि PTI को आइसोलेट कर दिया है, पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम से उसे आइसोलेट किया जा रहा है। इस हवाले से PTI ने इलेक्शंस के बाद कोशिश की कि हम ख्याल लोगों के साथ उनका की गठजोड़ हो, मुलाकातें हो, आगे बढ़े। और इवन के फजल रहमान जैसे शख्स को भी PTI कबूल करने के लिए न सिर्फ तैयार हुई बल्कि असद कैसर, बैरिस्टर सैफ जैसे जीरो किस्म के जो PTI के लीडर थे, उन्होंने फजल रहमान से जाकर मुलाकात की, गाजर का हलवा खाया। वहाँ पर सूत्रों के अनुसार वैसे ज़ाहिर है फजल रहमान साहब के यहाँ जाएंगे तो हलवा तो मिलेगा, क्योंकि फजल रहमान साहब के पास हलवा भी होता है। और इस तरह की मैं आगे उनके किरदार पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहरहाल PTI ने, हालांकि फजल रहमान साहब से PTI का मेल मिलाप जचता नहीं है, उसकी एक अपने तर्ज की सियासत है और वही हुआ। PTI से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ भी गए, मुलाकात हुई और आखिर में कहानी ख़त्म हुई कि हम सेनेट का चेयरमैन बनाने के लिए अब्दुल गफूर हैदरी ने, फजल रहमान साहब ने कहा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे और तहक़ीक़ सवाब दारैन हासिल करेंगे। JUI की लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब सवाब दारैन हासिल करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते और वो किसी भी वक्त सवाब दारैन हासिल करने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेते हैं। लेकिन ये जगह अपनी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं। PTI वालों का यह ख्याल था कि फजल रहमान साहब की स्ट्रीट पावर जो है वो भी हमारे साथ शामिल होगी तो हम ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एहतजाज करने की पोजीशन में होंगे। हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के साथ बहुत ज़्यादती हुई है इलेक्शन में। एज ए जमात बात की जाए और PTI के कारकुनों, PTI की खवातीन, PTI के नौजवान वर्कर्स, PTI की आला लीडरशिप, कोई भी बचा नहीं इस रियासती तशद्दुद से, रियासती जबर से PTI पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इसके बावजूद PTI को अवाम में उसकी सपोर्ट इस कदर मजबूत थी कि लोगों ने PTI को फिर वोट भी दिया और न सिर्फ वोट दिया, वो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा वो इलेक्शन जीती हुई थी, लेकिन उससे फिर हराया गया। ऐसी कुव्वत पस पुर्दा जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद, काजी फायज ईसा जिंदाबाद, सिकंदर सुल्तान राजा, इन सब ने जिंदाबाद वालों ने, और ख़ास तौर पर इसमें मैं बात करूँगा फायज ईसा की, और उससे भी बढ़ के अगर बात करूँगा तो मेरे आ ढोल सपाइया तेनू रब दियाँ रखा, करनैल नी जरनैल नी ये पुत्र हटाते वक्ते नहीं, वाकई मेरे ढोल सपाइया तेनू रब दियाँ रखा ने, उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई कहे, अब बयानात आ रहे हैं कि आर्मी जो है उस पॉलिटिशियन उसे अपने न घसीटें, आर्मी का कोई रोल नहीं है, आप सियासत करें, हमें अपना काम करना दें, आपने ही तो सियासतदानों को सियासत सिखानी है, आपने ही सियासतदानों से सियासत करवानी है।
इस बात को कौन नहीं जानता? आपका रोल होना क्या चाहिए आईनी, और आपका रोल हो क्या रहा है? ये दो मुतजाद चीज़ें हैं। आइन वैसे भी इस मुल्क में आइन की या कानून की क्या हैसियत रह गई है? बाकी यहाँ सब दुनिया देख रही है। बिल्कुल जो आज तो बिल्कुल अनपढ़ लोग जो हैं, जिनके बारे में आपका यह ख्याल है कि वो जानते नहीं, वो भी जानते हैं। अवाम को बेवकूफ़ मत समझे, लोग जानते हैं ये। और ये लोगों का रद्द अमल से ही आपको ये आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, आप चीफ जस्टिस बन जाते हैं, आर्मी चीफ बन जाते हैं। ओ खबीसो गदो, तुम्हें अवाम का ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा? पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? हम भी देख रहे हैं, इसी मुल्क के हम शहरी हैं। तो इस तरह की बात है कि अली अमीन गंडापुर की बात हो रही थी, सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन या अपडेट करने के वाले से भी बातें हैं, हो सकता है ऐसे भी हुआ हो। लेकिन असल कहानी कुछ यूँ है कि मेरे ख्याल में इमरान खान से मुलाकातें भी हुई हैं, और इमरान खान अपनी ज़ात की हद तक तो इसमें कोई शक नहीं, वो एक बहादुर आदमी है, और अपनी ज़ात की हद तक उसने एब्सोल्युटली नॉट ही कहना है। वो इन लोगों को कतई कबूल नहीं करेगा। यह नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम सारे जानते हैं कि इमरान खान इनसे, बल्कि इवन के वो तो इनसे हाथ में लाना, इनसे बात करने का भी वो इसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान जानता है ये चोर हैं, ये इन्होंने मुल्क का दिवालिया करने वाले, इस मुल्क का बेड़ा घर करने वाले यही हैं। और क्या वजह है? पाकिस्तान तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, नेचुरल रिसोर्सेज में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट जोग्राफिक लोकेशन है पाकिस्तान की दुनिया में। तो नेचुरल रिसोर्सेज इस मुल्क में पानी है, चारों मौसम है, डेजर्ट्स हैं, प्लेनलैंड्स हैं, इस मुल्क में बुलंदो बाला पहाड़ हैं, सफ़ेद सर्द मौसम है, गर्म मौसम है। तो जिस हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान की ज़मीन को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजने में बल्कि ऐसा नवाजा है कि इसके मुकाबले का दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान को कम्पीट नहीं कर सकता। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, उसमें वो कुछ है जो कि रशिया जैसा मुल्क 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, उसमें भी शायद वो खूबियां नहीं है जो इस 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबे की अगर बात करें तो अमेरिका, कनाडा, आप दुनिया का कोई मुल्क रखें, इंडिया, चाइना, जो भी हो, किसी भी मुल्क की ये जोग्राफिक लोकेशन नहीं इसका में मुकाबला कर सकता पाकिस्तान का, और ना नेचुरल रिसोर्सेज से। तो अल्लाह ताला की अनायात तो पाकिस्तान पर नहीं है, इसके बावजूद हम पसमानदगी के सबसे निचले खड्डे में गए हैं। तो कैसे गए हैं, इसका वजह क्या है? अब तक के पाकिस्तान के जो 75 साल दौर है, उसमें 30-35 साल हुकूमत की है फौजियों ने, और 30-35 साल हुकूमत की है शरीफ नवाज और जरदारी ने, बीच में इमरान खान के 2-3 साल है। तो कौन है इसका मुझे ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने देखने वालों से, अपने व्यूअर्स से, आप मुझे बताइएगा कौन है जिम्मेदार पाकिस्तान की तबाही का? कौन है पाकिस्तान की इस पसमानदगी का जिम्मेदार? कौन है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सका? ऐसा मुल्क जिसके को अल्लाह ताला ने हर चीज़ अनायत की, वो मुल्क दुनिया में क्यों तरक्की नहीं कर सका? हम क्यों दुनिया से इतना पीछे रह गए? उसका सिंपल जवाब मेरे जो वो सिर्फ दो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया, और पाकिस्तान में सिर्फ 2 खानदान, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान। इसके अलावा पाकिस्तान में इन्होंने ही रूल, जो कुछ पाकिस्तान के फैसले अच्छे बुरे भले जो कुछ हुआ है इन्हीं लोगों ने किया है। अगर कोई और है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को ये अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि इसके अलावा और क्या असबाब हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी गलत है, फलां गलत है, फलां रूल तुमने किया है, रूल इस मुल्क को तुमने किया है, पॉलिसियां तुमने, क्रेडिट लेते हुए तो ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म के अलावा अगर इस मुल्क में कोई आदमी आया है तो वो डॉक्टर कदीर था, जिसने इस मुल्क को न्यूक्लियर जो आर्सनल्स हैं ये तोहफा दिया और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की, और उस हवाले से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बढ़ा, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी, और दुनिया को ये पता चला कि ये एक ताकतवर मुल्क है, पूरी दुनिया ने ये जाना।
और उसका वो करने वाला क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को में अगर कोई ऐसा काम जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है, दैट इज़ ओनली अब्दुल कदीर खान। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आप भी रमज़ानुल मुबारक में उनकी रूह की शांति और सुकून के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया, डॉक्टर कदीर साहब की कब्र पर गया, वहाँ पर मैंने फातिहा भी पढ़ी। तो मेरा वो बहरहाल मेरे वो हीरो हैं, मैं उनको हीरो के दर्जे में गिनता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा है नहीं है। बाकी जहाँ तक इमरान खान की बात करेंगे आखिर में, वो इमरान खान को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बड़ी तगड़ी किस्म की साजिश है, उसमें वो उसको आइसोलेट करने का किया है कि इसे ऐसा आइसोलेट किया जाए और जो भी इमरान खान के साथ मिलाप करने की कोशिश करेगा उसको जाके दम को फजल रहमान साहब खुद कदम बढ़ाए इमरान खान की तरफ, लेकिन बाद में अलग हो गए। किसी ने आकर कोई रोल प्ले किया, कोई पैगाम मिला होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा। इसी तरह से बलूचिस्तान से भी शुरू में अपना अख्तर मैंगल साहब बड़े गर्मजोशी के साथ आए। बाकी चकजई साहब के बारे में उनको शिकस्त हुई है, बावजूद है कि पीटीआई ने तो उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन सदर जो बनाने वाले और निकालने वाले हैं पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाने वाले जो हैं और निकालने वाले, उनकी मंशा ये नहीं थी कि चकजई साहब मुल्क के सदर हों। उनकी मंशा ये थी कि जरदारी ही सदर हो। जरदारी साहब तमाशा देख के स्वाबेदारैन हासिल कर रहा है मुफ्त में, उसने तो वो मज़े लूट लिए। मैंने कहा जरदारी बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। सियासी है पाकिस्तान में मुरवजा सियासत मरूजी हालात को देख के अगर कोई करता है वो जरदारी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी सियासत का बड़ा खिलाड़ी है। उसे इस्तेमाल किसी को करना भी आता है और उसके बाद टिशू की तरह उसे फेंक देना भी डस्टबिन में आता है। और वो शहबाज शरीफ को इनको नूली को अच्छी तरह से उसने इस्तेमाल किया है। और अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अंधेरा नज़र आ रहा है, उम्मीद की किरणें मुदम्बल हुई चाहती हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में, मैंने अपनी राय आपकी खिदमत में रखी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ख़ास ख्याल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ज़रूर, इससे मेरी कुछ हौसला अफजाई हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे शरीक सफ़र बने आएँ, हक़ के इस सफ़र में, इंसाफ के सफ़र में, अदल के सफ़र में मेरे हम सफ़र बने। मैं इस मुल्क के आम आदमी की आवाज़ बनता हूँ, मैं एक आम आदमी की आवाज़ हूँ। मैं इस मुल्क के मज़दूर के लिए, किसान के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।